वो लोग बातें कर रहे हैं, वो भगौड़े वो जो इस मुल्क से भाग गए हैं, जिन्हें अदालतों ने मफरूर करार दे दिया है, जिन्हें अदालतें इश्तहारात के जरिए बुला रही हैं, जिन्हें डंडोरों के जरिए बुलाया जा रहा है कि अदालत में हाजिर हो। आप जैसे गंदे अंडे जो एक टोकरी में इकट्ठे हो गए हैं, इनको ठोकर मार कर फेंक दिया जाए। इनका जलसा तो बिल्कुल जलसा नहीं, एक जलसी थी। इतना बड़ा डिवीजन गुजरांवाला, और फिर उसके अंदर गुजरांवाला शहर जो है, इसके अंदर 40-45 लाख की आबादी है। 10-15 हज़ार एजेंसियाँ कह रही हैं, ये जो रिपोर्टें आ रही हैं, मैंने तो खुद देखा है, छोटा सा लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। ये इतनी जमातें मिलकर कुछ भी नहीं कर सकी, तो अब आइंदा क्या करेंगी? पहले भी ये जमातें मिलकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर। वो एक फारग मौलाना जो इस वक्त बेकार है, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, जिसे अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। ये इमरान खान की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज वो बेरोज़गार फिर रहा है, इधर फिर रहा है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। आप देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायदे आज़म की मुखालफत की थी, कायदे आज़म को काफ़िर आज़म करार दिया था। ये पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ थे। ये मुल्क जो हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था, हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बड़ों ने, मुफ्ती महमूद, तुम्हारे बाप ने, मौलाना फजल रहमान साहब, तुम्हारे बाप के ये अल्फाज तारीख़ के कागज़ों में नोट है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? तुमने आज तक कभी कायदे आज़म को खराज तहसीन पेश किया है? तुमने इलामा इकबाल को कभी खराज तहसीन पेश किया है? जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने खून की नदियाँ बहाने के बाद ये मुल्क हासिल किया है। ये मुल्क जो है अल्लाह की नेमत है, दुनिया के बाद ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है। क्योंकि अवाम जो है आपको 40 साल तक देख चुके हैं, इन पटवारियों को की हरकतों को देख चुके हैं। इन्होंने पूरा मुल्क लूटा है, इन्होंने इस मुल्क को खोखला कर दिया है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। हमारे आने वाली नस्लें जो आ रही हैं, जो तालीम हासिल कर रही हैं, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उन बेचारों के लिए रोज़गार नहीं है। इनके बच्चों के लिए लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ किया भी नहीं, तालीम भी हासिल नहीं की, वहाँ दौलतें लूट कर ले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सोहेब नसीम। अपोजिशन ने आज गुजरांवाला में एक जलसा किया है, जिसमें उनका कहना है कि हमने हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तो अभी मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपोजिशन ने आज जो जलसा किया है, उसमें उनका कहना है कि हम इस हुकूमत का बहुत जल्द धड़न तख्ता कर देंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज का जो जलसा हुआ है, मैं तो देख रहा था, बल्कि मैंने मुशाहिदा किया है, 10-15 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं थे। यानी ये जमातें, सारी जमातें मिलके, हालांकि इनमें से एक जमात कहती थी कि गुजरांवाला डिवीज़न जो है हमारी ताकत है, हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूत, और हमें यहीं से मैंडेट मिला है। लेकिन सब जमातें मिलकर 10-15 हज़ार से ज़्यादा आदमियों को इकट्ठा नहीं कर सकी। ये हुकूमत को क्या गिराएंगी? ये तो खुद एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खुशामदे करते रहते हैं कि किसी तरह हमें NRO मिले। अब आपके सामने है ये, आप जानते हैं कि अभी ये ज़ुबैर जो है, असद उमर का भाई PTI का, ये हुकूमत के पास गया, आर्मी के साथ मिला, और वहाँ ये रिक्वेस्ट की कि मरियम और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए, इनको NRO दिया जाए। उन्होंने ये कहा कि हम कतन इस मसले में नहीं पड़ेंगे, ये हमारी अदालतों का काम है कि वो इंसाफ करें। वो अगर आपको बरी करती हैं, वो अगर आपको इन इल्ज़ामात से बरी करार देती हैं, तो फिर ठीक है, हम इस मसले में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये अदालतों का काम है। अब तमाम इदारे आइन के अंदर अपने अपने दायरा कार के मुताबिक काम करेंगे। एक आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसमें मुतय्यन किया गया है। अब आइन पे अमल होगा, ये नहीं होगा कि आर्मी उनमें दखल दे और अदलिया इधर दखल दे। ये तीनों इदारे जो किसी मुल्क की असास होते हैं, किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो अदलिया, पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के बनती है। अब तीनों इदारे जो है अपने अपने दायरा कार के अंदर काम करेंगे। कोई इदारा जो है अपनी हदूद से बढ़कर दूसरे इदारे के अंदर नहीं जाएगा। इनका जलसा तो बिल्कुल जलसा नहीं, एक जलसी थी। इतना बड़ा डिवीज़न गुजरांवाला, और फिर उसके अंदर गुजरांवाला शहर जो है, इसके अंदर 40-45 लाख की आबादी है। 10-15 हज़ार एजेंसियाँ कह रही हैं, ये जो रिपोर्टें आ रही हैं, मैंने तो खुद देखा है, छोटा सा लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। ये इतनी जमातें मिलकर कुछ भी नहीं कर सकी,
تو اب آئندہ کیا کریں گی؟ پہلے بھی یہ جماعتیں مل کر اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر. وہ ایک فارغ مولانا جو اس وقت بیکار ہے، جسے عوام نے مسترد کر دیا ہے، جسے عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. یہ عمران خان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آج وہ بے روزگار پھر رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. وہ ان سب کو ملا کر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس نظام کو لپیٹ دیا جائے. بھائی نظام جو ہے چلتا رہے گا، جمہوریت چلتی رہے گی. عوام اگر نے آپ کو شکست دی ہے تو آپ شکست تسلیم کریں. اگر آپ جمہوریت پسند لوگ ہیں تو جمہوریت تسلیم کریں. اب آپ سب جماعتیں اکٹھے ہو کر حکومت کو گرانے کے لیے چلی ہیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ جب اسلام آباد چڑھائی کی تھی اس وقت بھی ناکام ہوئے تھے، آئندہ بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ عوام جو ہے آپ کو 40 سال تک دیکھ چکے ہیں. ان پٹواریوں کو کی حرکتوں کو دیکھ چکے ہیں. انہوں نے پورا ملک لوٹا ہے، انہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے. ہمارے آنے والی نسلیں جو آ رہی ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں، ان بیچاروں کے لیے روزگار نہیں ہے. ان کے بچوں کے لیے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کیا بھی نہیں، تعلیم بھی حاصل نہیں کی، وہاں دولتیں لوٹ کر لے گئے ہیں. بھائی یہ پاکستان کے رہنے والے 22 کروڑ عوام، ان کے بچے بھی جو ہیں پاکستانی بچے ہیں. سر ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہ ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں. عمران خان نے جو ہے مہنگائی کا سیلاب یہاں پر جو ہے وہ لے آئے ہیں. تو ان کا کہنا ہے ہم ساری جماعتیں جو ہے صرف اپنے جو ہے ملک کو بچانے کے لیے نکلے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ساری جماعتیں جو ہے نا، اس وقت انہوں نے ایک بہانہ لگایا ہے کہ یہ تو میں مانتا ہوں کچھ حد تک مہنگائی ہے، حکومت کو چاہیے اس پر بھی توجہ دے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں نیچے، وہ طبقہ ہے جو انہی کا پروردہ ہے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. وہ جان بوجھ کے اس طرح کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بڑھایا جائے تاکہ اس وقت ہم تحریک چلا رہے ہیں، عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے. لیکن انشاءاللہ یہ لوگ جیسے ماضی میں ناکام ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گے. انہوں نے کرپشن کیا، یہ کرپٹ لوگ ہیں. یہ اب مہنگائی کا سہارا لے کر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ناکام ہو گئے. میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے دور میں 15 کھرب 67 کروڑ جو ہے کرپشن تھی، جسے عمران خان جو ہے اب 270 تک لے آیا ہے. اس نے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 85% تک کم کر دیا ہے. اس نے اور بھی بہت سی چیزیں کی ہے. اس نے 5000 ارب تک کا قرضہ ملک کا جو ہے واپس کر دیا ہے، اور بہت کچھ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس نے تجارتی خسارہ جو ہے، ہماری برآمدات کا جو خسارہ جو تھا وہ 37 ارب تھا، اس سے کم کر کے 23 ارب تک لے آیا ہے. اور کیا کرے، ٹورزم کو فروغ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس نے جو یہ کرونا دنیا میں آیا تھا، دنیا کی پوری معیشت تباہ ہو گئی تھی، اس نے جو کیا ہے، اس نے جو لاک ڈاؤن کی پالیسی کی تھی، اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. پوری دنیا میں اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جس نے کرونا سے نپٹنے کے لیے انتہائی اچھی پالیسی اختیار کی تاکہ غریب کا روزگار بھی چلتا رہے، غریب کا چولہا بھی چلتا رہے. اور یہ لوگ جو ہیں اب اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. بھائی اس کے دور میں ڈیم بننے شروع ہوئے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے مہنگائی کا. بھائی انشاءاللہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ جان بوجھ کے جو شرارتیں کر رہے ہیں، ان سے انشاءاللہ نپٹا جائے گا. عوام جو ہے ان لوگوں کے عزائم کو سمجھتے ہیں. یہ کبھی بھی یہ اصل میں نکلے ہیں، سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں مارچ میں. ان کو اب یہ ڈر ہے کہ مارچ میں اگر سینٹ کے الیکشن ہو جائے تو عمران خان کو سینٹ میں بھی اکثریت ہو جائے گی، اور پھر انہوں نے ہماری جو ہے ملک میں ایکٹ پاس کرنے کے لیے، قانون پاس کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے وہ سازش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو گرایا جائے، اس حکومت کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ حکومت کو ختم نہیں کر سکیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم استعفے دے دیں گے. بھائی استعفے دے دو، استعفے دے دو، نئے الیکشن کرا لیے جائیں گے. یہی جمہوریت ہے. ہم تو جمہوریت چاہتے ہیں تاکہ آپ جیسے گندے انڈے جو ایک ٹوکری میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو ٹھوکر مار کر پھینک دیا جائے اور نئے آئے اچھے لوگ آئیں تاکہ ملک آگے بڑھے اور ملک ترقی کرے. ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں. آئیے اور دوسرا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا خاتمہ 31 دسمبر سے پہلے ہو جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ 1 جنوری کا سورج جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ نہیں دیکھے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ مولانا جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. مولانا تو اس وقت سے خواب دیکھ رہے ہیں جب یہ ہارے تھے اور کہتے تھے اسمبلیوں سے ہم کل استعفے دے رہے ہیں. بھائی یہ خواب دیکھ رہے ہیں. جنوری پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، پھر جب دھرنا دیا تھا یہ دسمبر میں چلے جائیں گے، اب یہ مارچ میں چلے جائیں گے. A B C D پلان بنائے، لیکن کہاں ہے وہ پلان؟
अब फिर लोगों को धोखा देने के लिए मैदान में आ गए हैं। आप देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद आज़म की मुखालफत की थी, कायद आज़म को काफिर आज़म करार दिया था, ये पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। ये मुल्क जो हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था, हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये आप कहते हैं कि आप मौलाना की मैं तकरीर सुन रहा था, इनको तो आलम कहते हुए मेरा दिल जो है, यकीन करें अब ये लफ्ज़ निकालते हुए है आलम, लेकिन यह है उसका करदार आलमों जैसा नहीं, उसकी ज़बान में तासीर नहीं। उस दिन कह रहा था जैसे इमरान खान का इक़्तिदार ऐसे ही है जैसे इसकी औलाद हराम की है। और ये भाई आलम आदमी हो, कोई ज़बान तो अच्छी इस्तेमाल करो ताकि आपकी ज़बान सुनकर लोग जो है मुतअस्सिर हों। जो मुसलमान थे, जो बड़े बड़े आलम थे, उनकी ज़बानों के अंदर इतनी तासीर होती थी कि लोग उनकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते। भाई तुम लोगों ने तो पाकिस्तान की मुखालफत की थी। इमरान खान तो वो आदमी है, उसको यहूदी कहते हो, उसको हिंदू का एजेंट कहते हो। उसने जो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है, पूरी दुनिया कह रही है उसने वो तकरीर की है जिसे सुनकर यहूदी और हिंदू भाग गए थे। वो असम्बली में बैठने गवारा नहीं किया था। अगर वो यहूदी होता, हिंदू होता तो बैठते खुश होते, हमारा बंदा तकरीर कर रहा है। वो तो उसने जब इनको ललकारा, उसने कहा कि हम मुसलमान जो हैं किसी से डरने वाले नहीं, हम तुम्हारी ताकत से महरूब नहीं होंगे कि तुम अगर ताकतवर बन के कश्मीरियों पर जुल्म करोगे तो हम ये कबूल नहीं करेंगे। अब भी अभी पिछले दिनों इन्होंने तजवीज़ पेश किया है कि आओ हिंदुस्तान ने, क्या आओ हमारे साथ बात करो। इमरान खान ने कहा है क्या बात होगी तो 3 फरीकों के दरमियान होगी, कश्मीरी भी फरीक है, पाकिस्तान भी फरीक है, इंडिया भी है, तीनों मिल के बैठेंगे और इसका हल निकालेंगे। लेकिन हम अगर ये समझते हो कि पाकिस्तान सर झुका देगा तो पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो जान दे देंगे। वो पाकिस्तान जो इन्होंने बनाया था, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए भी वो लोग जो है, तुम लोगों को जैसे तहरीक पाकिस्तान के दौरान लोगों ने शिकस्त दी थी, तुम लोग उनको शिकस्त दी और पाकिस्तान बनाया। तुम्हारे बड़ों ने, मुफ्ती महमूद, तुम्हारे बाप ने, मौलाना फजल रहमान साहब, तुम्हारे बाप के ये अल्फाज तारीख़ के कागज़ों में नोट है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? तुमने आज तक कभी कायदे आज़म को खराज तहसीन पेश किया है? तुमने इलामा इकबाल को कभी खराज तहसीन पेश किया है? जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने खून की नदियाँ बहाने के बाद ये मुल्क हासिल किया है। ये मुल्क जो है अल्लाह की नेमत है, दुनिया के बाद ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और जो एक एटमी ताकत है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का एक मुकाम है और इंशाअल्लाह ये रहेगा। तुम्हारे लोगों की साथ से नाकाम होगी और तुम हुकूमत को नहीं गिरा सकते। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नाकाम बना देंगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। तुम्हारा पहले धरने की तरह ये अज़ाइम भी नाकाम होंगे। आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस्तीफ़े दे देंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब उस दिन बता रहे थे कि इन्होंने कहा मुस्लिम लीग ने कि हमारे 84 अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़े दे देंगे। उन्होंने कहा कौमी असम्बली के अरकान जो है वो इस्लामाबाद की 3-4 सेनेट की सीटों का इंतखाब करते हैं। अगर उसमें से 84 कम भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, उस पर इलेक्शन भी हो सकते हैं। सेनेट के इलेक्शन जो है वो 4 सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता, अगर इस्तीफ़े देने हैं तो इधर से इस्तीफ़े दो, तुम्हें ये पता चले कि किस भाव बिकती है। पीपल पार्टी जो है, मैं उसको खराज कुछ उनकी, मैं कहता हूँ इनकी निस्बत जो है सोच कुछ अच्छी है, वो अच्छे तरीके से पत्ते खेल रहे हैं। उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, सिंध के अंदर हुकूमत है, वो कैसे इस्तीफ़ा देंगे? आपको मालूम है कि एक MNA होने के लिए इंसान को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो क्यों इस्तीफ़ा दें? भाई आप लोगों के पास तो कुछ नहीं, आप तो मतलब ना पंजाब में है ना मरकज़ में है, वो बेचारे क्यों इस्तीफ़ा दें? इंशाल्लाह वो समझदार लोग हैं। बल्कि मुझे तो एतजाज़ की ये बात बड़ी अच्छी मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी मालूम होती है। उसने कहा है कि मुस्लिम लीग पे एतबार नहीं करना, ये अगर आप करेंगे, ये आपको मिला के गवर्नमेंट पे प्रेशर इदारों पे डालने की कोशिश करेंगे और NRO लेके भाग जाएंगे। ये लोग इसी चक्कर में है कि हमारा प्रेशर पड़े और हम NRO लें। सर, जो आज जो इदारों के खिलाफ, जो मुल्की हसास इदारे हैं, उनके खिलाफ जो तकारीर की गई हैं, तो आपके ख्याल से ये किससे मुहिब वतन शहरी की ऐसी तकरीर हो सकती है? मैं तो कहता हूँ, मैं तो पहले भी बताया है कि वो लोग पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। ये हिंदू के हाथ में खेल रहे हैं, उनसे ये हिंदू के मकासद। जो मुल्की इदारों के खिलाफ तकारीर की गई जलसे में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा
یقین کر میرا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے. ایسے الفاظ ملکی اداروں نے کے خلاف استعمال کیے گئے. وہ ادارے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو بارڈر پہ رات کے اندھیروں میں ہماری مائیں بہنیں اور آج اگر محفوظ ہیں تو ان کی وجہ سے, جو بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. اگر ایک ماں کا ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی ہوتا تو اس وطن پہ قربان کر دیتی. یہ وطن جو حاصل کیا ہے, وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ بھگوڑے, وہ جو اس ملک سے بھاگ گئے ہیں, جنہیں عدالتوں نے مفرور قرار دے دیا ہے, جنہیں عدالتیں اشتہارات کے ذریعے بلا رہی ہیں, جنہیں ڈنڈوروں کے ذریعے بلایا جا رہا ہے کہ عدالت میں حاضر ہو,